अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज कोयटा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं लेक्चरर उसामा सईद। आईसीएस फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 4 है ये, और चैप्टर नंबर 1 को हम कवर करने जा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट हासिल करता है, प्रोसेस करता है उसको और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डाटा, जैसा कि अली और 10। इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डाटा इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन, जैसा कि अली इज़ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अब कंप्यूटर का काम क्या होता है कि डाटा को इनपुट के तौर पे हासिल करना, उसको प्रोसेस करना और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स क्या हैं? सबसे पहला एडवांटेज है स्टोरेज का, कि हम कंप्यूटर्स के अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क के अंदर या फिर किसी और मेमोरी डिवाइस के अंदर, और उसको बाद में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है? स्पीड का। जो काम इंसान बहुत टाइम लगा के करता है, वही काम कंप्यूटर्स बहुत आसानी से और तेज़ी से कर सकते हैं, और बहुत सारे काम एक ही दफ़ा में बहुत स्पीड के साथ कंप्यूटर्स परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज इसका है एक्यूरेसी का, कि कंप्यूटर जो है एरर्स जनरेट नहीं करते, जैसे कि गलतियां नहीं करते। जैसे इंसान के पास कोई अगर काम होता है तो वो कोई गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो है गलती नहीं कर सकता। जब तक कि इंसान खुद कोई गलती ना करे तब तक कंप्यूटर जो है खुद से कोई गलती नहीं करता, और कंप्यूटर का जो रिज़ल्ट होता है वो एक्यूरेट होता है। चौथा पॉइंट इसके अंदर है वर्सेटिलिटी का, कि कंप्यूटर जो है मुख्तलिफ काम एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी एक टाइम पे चला सकता है, रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, इसी तरीके से मुख्तलिफ काम एक ही टाइम पे परफॉर्म कर सकता है। इसको हम कहते हैं वर्सेटिलिटी। पावर ऑफ रिमेंबरिंग, कि कंप्यूटर्स के अंदर ये ताकत मौजूद है कि वो रिमेंबर याद रख सकते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हैं और बाद में हम उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट एक जैसे ही हैं। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कंप्यूटर के, जैसा कि डिपेंडेंट अपॉन ह्यूमन। कंप्यूटर्स जो है ह्यूमंस पे डिपेंड करते हैं, ह्यूमंस के बगैर वो काम नहीं कर सकते। दूसरा इसके अंदर प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉब्लम जो आता है वो हेल्थ प्रॉब्लम, कि कंप्यूटर्स पर बैठने के कंप्यूटर्स को यूज़ करने के साथ साथ क्या होता है कि इंसान की आंखें ख़राब हो जाती हैं, उसके सर में दर्द होता है, इस तरह की मुख्तलिफ हेल्थ प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का ख़तरा है, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारे लोग एक टाइम पे काम कर रहे होते हैं ऑफिस में, वहाँ पे अगर एक कंप्यूटर को हम रख दें और कंप्यूटर के ऊपर एक बंदा काम कर रहा हो, तो वो बहुत सारे लोगों का काम कंप्यूटर खुद से कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों की जॉब को ख़तरा होता है। इसके साथ साथ चौथा पॉइंट है कंप्यूटर क्राइम का, कि जैसे जैसे कंप्यूटर्स बढ़ते जा रहे हैं, इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनका क्राइम भी बढ़ता जा रहा है, जैसा कि हैकिंग करना या किसी और की कोई डाटा चोरी करना, तो ये सारा भी कंप्यूटर क्राइम के अंदर आता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर्स के अंदर कौन कौन सी जनरेशन्स थी और जनरेशन्स किस तरीके से बनाई गई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हेंस करती गई, इम्प्रूव होती रही, वैसे वैसे जनरेशन्स भी इम्प्रूव होती रही और जनरेशन्स भी आगे नई जनरेशन्स बनती रही। तो कंप्यूटर के अंदर जो पहली जनरेशन थी वो उसको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। वो 1942 से लेकर 1959 तक बनाई गई। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम ट्यूब्स इस तरह की डिवाइसेस होती थी। वैक्यूम ट्यूब्स जो है स्विचेस का काम करती थी, और वैक्यूम ट्यूब्स का एक नुकसान ये था कि ये हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करती थी। इसकी वजह से एक्स्ट्रा कूलिंग इक्विपमेंट लगाना पड़ता था ताकि इसकी हीट को कम किया जा सके। ये कंप्यूटर्स जो है बहुत बड़े साइज़ में होते थे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और इनको चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। इसके अंदर जो इसकी एग्जांपल है वो है ENIAC की इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये एक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। इनका साइज़ बड़ा था, स्पीड में स्लो थे और पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते थे और मेंटेन करना इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था।
तो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया गया और उसके बाद सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बनाए गए। उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली ट्रांजिस्टर ने। अब ट्रांजिस्टर भी वही काम करता था, लेकिन इसके अंदर हीट कम जनरेट होती थी और ये पावर कम कंज्यूम करता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1959 से लेकर 1965 तक बनाए गए। इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया। दी ट्रांजिस्टर्स वर सुपीरियर टू वैक्यूम ट्यूब्स, अलाउिंग कंप्यूटर्स टू बिकम स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। हीट वॉज रिड्यूस्ड, हीट कम हो गई थी, और इसी दौरान मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क और प्रिंटर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, उनको भी बनाया गया। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल है IBM 1620। ये जो है इस तरह के कंप्यूटर्स होते थे। इसके बाद टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इम्प्रूव हुई और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बनाए गए, जिसके अंदर आईसीज़ का इस्तेमाल किया गया। आईसीज़ क्या होती हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। 1965 से लेकर 1973 तक ये जनरेशन चली। इसके अंदर आईसीज़ का इस्तेमाल किया गया और आईसी के अंदर, एक आईसी के अंदर हज़ारों ट्रांजिस्टर्स को एम्बेड कर दिया गया। ट्रांजिस्टर्स को, डायोड्स को और रेजिस्टेंसेस को इंटरकनेक्ट कर दिया गया आपस में, और उसके बाद इसको एम्बेड कर दिया गया एक छोटी सी चिप के अंदर। इस चिप का नाम दिया गया आईसी। ये साइज़ में स्मॉल थी, हीट कम प्रोड्यूस करती थी और ये ज़्यादा एफिशिएंट थी वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर से। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर इस तरह की कंप्यूटर्स बनाए गए और इसकी एग्जांपल थी IBM 360। इसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बनाए गए और ये 1972 से लेकर आज तक बनाए जा रहे हैं। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, मतलब कि आईसीज़ को, जो आईसीज़ थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उनको एम्बेड कर दिया। हज़ारों आईसीज़ को एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एम्बेड कर दिया गया और ये मुमकिन हुआ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI की टेक्नोलॉजी की मदद से, कि जिसके अंदर बहुत सारी हज़ारों आईसीज़ को एक ही प्रोसेसर के अंदर, एक ही चिप के अंदर एम्बेड कर दिया गया। अब ये जो कंप्यूटर्स थे वर डिज़ाइंड बाय यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर्स एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर बिल्ट इनटू अ सिंगल सिलिकॉन चिप, पावरफुल, कॉम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। ये कंप्यूटर्स जो थे वो पावरफुल भी थे, कॉम्पैक्ट भी थे, रिलायबल भी थे और अफोर्डेबल भी थे। पर्सनल कंप्यूटर्स जो है इनको कहा जाता है। और 1981 के अंदर IBM ने बनाया कंप्यूटर और 1984 के अंदर एप्पल ने भी अपना एक कंप्यूटर बनाया जो कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कहलाता है। इसके बाद आ जाती है बात फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम क्या होता है कि कंप्यूटर्स के अंदर ऐसी जो है पावर कंप्यूटर्स को देना कि वो खुद से डिसीजन ले सकें, खुद से फैसला ले सकें और नेचुरल लैंग्वेज को एज एन इनपुट लेके उसके ऊपर काम कर सकें। अब कंप्यूटर्स के अंदर थिंकिंग पावर की कमी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी डिवाइसेस बनाई जाती हैं जो कि नेचुरल लैंग्वेज को एज एन इनपुट लेती हैं और लर्निंग और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के कैपेबल होती हैं। और ऐसी ये डिवाइसेस खुद से डिसीजन लेने के भी इनमें पावर होती है। द पावर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, जैसे कि एक इंसान के अंदर इंटेलिजेंस होती है, वैसे ही इंटेलिजेंस इन डिवाइसेस के अंदर भी डाल दी जाती है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। अब आगे देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू वर्क, कि काम के लिहाज से कंप्यूटर्स की कितनी टाइप्स हैं। काम के लिहाज से कंप्यूटर्स की पहली टाइप है एनालॉग कंप्यूटर। ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि डाटा लेते हैं कॉन्टीन्यूस या फिर फिजिकल फॉर्म के अंदर। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है कि बार बार डाटा, हर सेकंड के अंदर डाटा अपडेट हो रहा होता है, नया डाटा आ रहा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्टीन्यूस की, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, इस तरीके से वैल्यूज़ आ रही होती हैं। उसको हम कहते हैं कि ये डाटा जो है कॉन्टीन्यूस फॉर्म के अंदर है। जैसे कि डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे डाटा जो है ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म के अंदर आते हैं। इस कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आता। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं स्पीडोमीटर ऑफ अ कार या थर्मोमीटर। ये इस तरह के कंप्यूटर्स होते थे जो बहुत बड़े साइज़ में होते हैं और इनके अंदर जो डाटा आ रहा होता है वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म के अंदर आ रहा होता है। दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो डिजिटल कंप्यूटर की है। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं जो आम तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं आम कामों के लिए।
डिफरेंट साइजेस ऑफ शेप्स के अंदर आते हैं, मुख्तलिफ इनके साइज़ और शेप्स होती हैं। ये डाटा एक्सेप्ट करते हैं डिस्क्रीट नंबर के अंदर, मतलब कि 0 और 1, इसके दरमियान का कोई नंबर नहीं होगा, जैसे 0.5 या 0.6 नहीं होगा या फिर 1.5 नहीं होगा। तो ये या तो 0 को एक्सेप्ट करेंगे या फिर 1 को एक्सेप्ट करेंगे, इनके दरमियान किसी नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये डिस्क्रीट नंबर है। प्रोसेस डाटा यूजिंग वेरियस अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, मुख्तलिफ लॉजिक और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए ये डाटा को प्रोसेस करता है, और इसकी एग्जांपल है पर्सनल कंप्यूटर्स की। अच्छा, इसके बाद तीसरी एग्जांपल आ जाती है, टाइप है हाइब्रिड कंप्यूटर की, जो कंबाइन करता है फीचर्स को एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के। मतलब इसके अंदर ये फैसिलिटी मौजूद होती है कि वो कंटिन्यूस डाटा को भी प्रोसेस कर सके और डिजिटल और डिस्क्रीट डाटा को भी प्रोसेस कर सके, और ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है मिलिट्री वेपन्स के अंदर, जैसा कि रेडार्स वगैरह के अंदर। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू स्पीड, स्टोरेज एंड साइज़, कि स्पीड और स्टोरेज और साइज़ के लिहाज से हमने कंप्यूटर्स को क्लासिफाई कर दिया। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से किस किस क्लासिफिकेशन में हमने इनको डिवाइड किया है। सबसे पहले आ जाता है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे फास्टेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है, वो इस तरह के सुपर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज़ हो गई या फिर रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ होगी, जैसे कि नासा एक रिसर्च लेबॉर्ट्री है, तो वो इस तरह के कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करती है। इनकी एग्जांपल में हम ले आ जाते हैं क्रे 1, क्रे 2 और साइबर 205। ये सुपर कंप्यूटर्स की एग्जांपल होती है। ये हर जगह पे इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि बहुत ख़ास जगहों पे जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम हमने एग्जीक्यूट करना होता है, वहाँ पे ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये भी लार्ज स्केल कंप्यूटर्स होते हैं और इनका सपोर्टिंग इक्विपमेंट भी होता है जो इनके साथ यूज़ किया जाता है। इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कैन अकोमोडेट अ लार्ज रूम, ये भी बहुत बड़े होते हैं, एक रूम को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। नेटवर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है डम और इंटेलिजेंट टर्मिनल्स के साथ। डम टर्मिनल क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर ना स्टोरेज होती है ना प्रोसेसिंग की फैसिलिटी मौजूद होती है। और इंटेलिजेंट टर्मिनल ऐसा टर्मिनल होता है, ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर स्टोरेज की भी और प्रोसेसिंग की भी कैपेबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। इसके बाद आ जाता है मिनी कंप्यूटर। ये जो है मीडियम पावर कंप्यूटर्स होते हैं, मोर देन माइक्रो कंप्यूटर बट लेस देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनकी जो पावर होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं जो कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकती। ये भी बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं चौथी हमारे पास क्लासिफिकेशन जो कि है माइक्रो कंप्यूटर। अब ये जो है रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते होते हैं, और इनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर। माइक्रो कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जब माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया तब ही जो है माइक्रो कंप्यूटर्स को बनाया गया और इनका इस्तेमाल शुरू हुआ। माइक्रो प्रोसेसर जो है इनएक्सपेंसिव होता है और स्मॉल होता है साइज़ के अंदर। इस वजह से माइक्रो कंप्यूटर भी साइज़ में छोटा होता है और इनएक्सपेंसिव होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स। तो पर्सनल कंप्यूटर को भी हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं।